Welcome everybody to IIT JEE मैथमेटिक्स क्लास ऑफ IIT एंड गाइड। ठीक है, आज हम लोग जो है सर्किल के ऊपर कुछ थ्योरी का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट करेंगे, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद ए सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स, व्हाट आर द कंडीशन व्हेन द सर्किल इंटरसेक्ट, व्हाट आर द कंडीशन व्हेन लाइन एंड सर्किल इंटरसेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड दे आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज जेई इज कंसर्न, है ना। उसके पहले कि सबसे हम क्लास स्टार्ट करें, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ इरफान खान, मैंने बीटेक करा है आईआईटी कानपुर से। लास्ट 27 ईयर्स से मैं आईआईटी के जेई के बच्चों को प्रिपेयर करा रहा हूँ। एंड बहुत सारी रैंक जो 100 के अंदर है या 1000 के अंदर है वो मैंने प्रोड्यूस कर रखी हैं। एंड यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। आप भी मेहनत करिए, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, लेकिन एक सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ा जाए तभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका कैसे होता है। हमें कुछ याद नहीं करना होता, हर चीज़ों को समझना होता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, वो एक एक करके सब आपके सामने आ जाएंगी एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी। दूसरी बात, ये मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूँ। वी आर हैविंग द इंस्टीट्यूट IIT एंड गाइड। वी टेक ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें क्लास 11 के लिए अलग बैचेस होते हैं, क्लास 12 के बच्चों के अलग बैच होते हैं, जो पास आउट होते हैं उनके लिए भी अलग बैच होता है। अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअल आपके डाउट्स हैं, तो देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस। हैं, हम लोग 1-to-1 सेशन भी लेते हैं। वी टेक नंबर ऑफ द क्विजेज, टेस्ट, हैं, और हमारे पास टेस्ट सीरीज वगैरह होती है। वी हैव डिफरेंट प्लान्स। वी हैव वन लाइट प्लान, प्रीमियम प्लान, सुपर प्रीमियम प्लान। जो भी प्लान आपको जो सूट करता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी प्लान आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बिफोर दैट आगे की बात करें, लेट्स मूव टू द आर्टिकल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद ए सर्किल। मेरे पास एक सर्किल है और एक ये लाइन है। सर्किल जो होती है, जो लाइन जो हो सकती है, सर्किल के बाहर भी हो सकती है। लाइन सर्किल को टच भी कर सकती है, और लाइन जो है सर्किल को इंटरसेक्ट भी कर सकती है। वी आर 3 ऑप्शंस, है ना। अब किस कंडीशन में ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, किस कंडीशन के अंदर लाइन टच करेगी, और किस कंडीशन के अंदर हमारे पास लाइन जो है सर्किल के बाहर होगी। तो फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है। अगर मेरे पास सर्किल ये रखा हुआ है, तो इफ वी ड्रॉ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, जिसको मैंने पी कहा है, अगर पी की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल से बड़ा आ जाएगा, तो द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग, इज इट आउटसाइड, ये आउटसाइड आ जाएगी। इन केस सर्किल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको मैंने स्मॉल पी कहा है, वो रेडियस आर के बराबर आ जाएगा, देन आई कैन से द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल और लाइन इज टचिंग द सर्किल। ये भी कह सकते हैं। फिगर में हर चीज दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज, अगर सर्किल का सेंटर मेरे पास यहाँ रखा हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी की वैल्यू रेडियस से कम आ जाएगी, पी इज स्मॉलर देन आर, वी कैन से द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, वो बड़ा होगा, वो नहीं करना है। सर्किल की इक्वेशन आपको दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू x के टर्म में रख दीजिए, या x को y में रख दीजिए, जो भी इजी हो, जो भी कन्वीनियंट हो, है। तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू x। x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डेल्टा निकालिए। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू आर फाइंडिंग, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहे हैं। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है, यानी कि द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, दैट मींस यू विल हैव अ सिंगल रूट और सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दैट केस यू कैन से द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल। लाइन हमारे पास सिंगल एक पॉइंट पे कट कर रही है, या उसको टच कर रही है, जो भी वर्ड यूज कर लिए, सब एक है। और अगर हमारे पास डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो वी विल हैव नो सॉल्यूशन, लाइन और सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट मींस लाइन इज आउटसाइड द सर्किल। ये चीज हो गई, लेकिन ये मेथड बड़ा पड़ेगा, है, उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज एक है, जहां तक सर्किल की बात है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और रेडियस चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, या हाइपरबोला हो गया, तो उसके अंदर सेंटर भी नहीं है। पैराबोला के अंदर तो होता ही नहीं है, एलिप्स हाइपरबोला में होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उसको उनसे रेडियस वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो अगर पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला हो गया, तो दो कॉन्सेप्ट ये है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस ग्रेटर देन रेडियस लेस देन रेडियस, हाँ, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हमें क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी, एक्स में या वाई में किसी एक में बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे
कि लाइन जो है पैराबोला को या एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, टच कर रही है, क्या कर रही है? तो वो चीज हम तब यूज करेंगे। लेकिन सर्किल है तो सर्किल के अंदर वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट that length of perpendicular greater than the radius, then it is outside the circle. Length of perpendicular is radius, the line is tangent to the circle. Length of perpendicular is small the radius, line is intersecting the circle. अगर मेरे पास सर्किल है, मान लिया जनरल है या ओरिजिन वाला है, जो भी है, सपोज आई एम टेकिंग इस कोऑर्डिनेट टू बी माइनस जी माइनस है, सर्किल की इक्वेशन मैंने मान रखी है, जनरल इक्वेशन मान ली है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, 2gx प्लस 2f ऑफ y प्लस c, ये हमने सर्किल की इक्वेशन मान रखी है, मैंने लिखा नहीं था, लिख के बता दे रहा हूं। एंड सपोज आई एम टेकिंग द लाइन L, लाइन L को मैंने थोड़ी देर के लिए Lx प्लस एम वाई प्लस एन मान लिया, वहां पे c लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, Lx प्लस एम वाई प्लस एन टू बी 0, ये लाइन की इक्वेशन मान ली है। तो सर्किल का सेट है माइनस जी माइनस एफ होगा, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, वो इससे कोई दिक्कत नहीं, सब जगह लिख दे रहा हूं माइनस जी माइनस एफ। एक काम करेंगे, माइनस जी माइनस एफ से लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है P, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, वो यूज कर रहा हूं। a का मतलब l है और x1 का मतलब माइनस g है, तो माइनस gl आ जाएगा। ax1 हो गया प्लस by1, b का मतलब m और y1 मतलब माइनस f, तो माइनस fm प्लस c यहाँ पे हमारे पास n है, प्लस एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हो सकता है कि जी एफ या एल एम की ऐसी वैल्यूज हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ जाएगा, तो आई विल टेक मैग्नीट्यूड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी, आई कैन कैलकुलेट, पी की वैल्यू आ जाएगी। बचा रेडियस, रेडियस का भी फॉर्मूला मेरे पास अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, इसको यूज कर लेंगे। अब उसका डिसाइड कर लेंगे, अगर P ग्रेटर देन R आ जाएगा तो लाइन इज आउटसाइड, P और R बराबर आ जाएंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और रेडियस बराबर आ जाएगा तो लाइन इज टेंजेंट। अगर P की वैल्यू R से कम आ जाएगी तो लाइन इज इंटरसेक्टेड। दिस इज द कांसेप्ट वी कैन यूज इन सर्किल। यही अच्छा होगा, क्वाड्रेटिक बना के करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। सो एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्किल। अब एक चीज है मेरे पास, वी आर गिवन ए लाइन, एक लाइन दे रखी है, ठीक है, उसकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख दे रहा हूँ। दिस इज द लाइन गिवन टू अस एंड आई एम गिवन इस इक्वेशन टू बी Lx प्लस एम वाई प्लस एन, मैंने वो ले रखा है तो वही ले रहा हूं। आई एम टेकिंग इट्स लाइन टू बी Lx प्लस एम वाई प्लस एन, Lx प्लस एम वाई प्लस एन टू बी 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं ले रहे क्योंकि सर्किल के अंदर भी जो सी वाला टर्म आ जाएगा इसलिए। ओके, वी आर हैविंग ए लाइन, मेरे पास एक लाइन ये रखी है, मैंने व्हाइट कलर से ये खींच दिया, दिस इज द लाइन गिवन टू अस एंड वी आर गिवन दिस सर्किल। हाँ, व्हाइट कलर का सर्किल है, इसकी इक्वेशन मेरे पास s इक्वल टू 0 दे रखी है। अब ये लाइन और ये सर्किल एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे। लाइन की इक्वेशन ऐसे दी जाएगी कि लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्किल, लाइन जो होगी सर्किल के बाहर नहीं होगी, है ना, या टच नहीं कर रही होगी, तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्किल s इक्वल टू 0 एट द पॉइंट a एंड b। अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, अब 2 पॉइंट से मेरे पास एक नहीं हजारों सर्किल आ सकते हैं। पॉइंट a b से हम एक सर्किल ये ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आई कैन ड्रॉ ए सर्किल, ये येलो कलर सर्किल, ब्लू कलर सर्किल ये भी हो सकता है, एक रेड कलर सर्किल ये भी हो सकता है, और एक ऐसे भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट से एक नहीं हजारों सर्किल आ जाएंगे। सर्किल अगर फिक्स करना है तो 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट से तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स आ जाएंगे, दैट आई हैव ड्रॉन इन द फिगर। ठीक है, जस्ट ए मिनट, लेट मी इरेज दिस पार्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं है, फॉर एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया था। ठीक है, अब एक चीज है, वी विल गेट फैमिली ऑफ द सर्किल्स, एक पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी सर्किल की। ठीक है, सो आई विल गेट फैमिली ऑफ द सर्किल्स, फैमिली ऑफ सर्किल्स। अब चाहे हमारे पास ये येलो वाला हो, चाहे ये ब्लू वाला हो, चाहे ये रेड वाला हो, चाहे जो भी सर्किल होगा, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द सर्किल। हाँ, जितने भी सर्किल ड्रॉ करें, किसी भी सर्किल की इक्वेशन जो होगी, वी हैव ए फॉर्मूला दैट इज s प्लस लैम्डा l टू बी 0, वेयर लैम्डा इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लैम्डा जो होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। एक तीसरी कंडीशन आपको दी जाएगी,
the circle is passing through the origin, circle is passing from the 2,3, radius of the circle is that much, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो उस कंडीशन को यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। आई विल गेट द वैल्यू, आई विल गेट द इक्वेशन of that particular circle. So we have this equation s plus lambda L to be 0, that is important. अब एक्सपेंडेड फॉर्म में बता दे रहा हूं, अगर सर्किल मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है, तो s की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस लैम्डा लाइन की इक्वेशन मैंने lx प्लस my प्लस n टू बी 0 ले रखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज। अब इसको मैं डेराइव करके बता दे रहा हूं, आपको डेरिवेशन दे दे रहा हूं कि ये हमारे पास s प्लस लैम्डा L कैसे आ गया, डेरिवेशन दे रहा हूं, लेकिन इसको डेराइव नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल डेरिवेशन है, लॉजिक आना चाहिए। ठीक, आई हैव टेकन द सर्किल एस इक्वल टू 0 है, सर्किल की इक्वेशन मैंने जनरल वाली ले रखी है। अगर आपके पास सेंटर ओरिजिन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूला रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। सो आई एम टेकिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट इज जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c टू बी 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। लाइन की इक्वेशन को मैंने lx प्लस my प्लस n ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वह भी लिख दे रहा हूं। लाइन की इक्वेशन जो है वो lx प्लस my प्लस n टू बी 0, ये मैंने इक्वेशन ले रखी है, इक्वेशन 2 ले दी। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। आई एम सेइंग इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, कोई से भी सर्किल निकलेगा जो लाइन और गिवन सर्किल का पॉइंट इंटरसेक्शन यानी कि ए और कॉमा बी से जाएगा, इट्स इक्वेशन इज s प्लस लैम्डा L टू बी 0। कैसे, ये बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन और ये सर्किल जो आपको दे रखे हैं व्हाइट कलर में, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए आप x1 y1 मान लीजिए, नो नीड टू कैलकुलेट दम। ठीक है, मैंने x1 y1 कोऑर्डिनेट्स मान लिया, तो x1 y1 लाइज ऑन द सर्किल, x1 y1 जो है सर्किल के ऊपर लाई करेगा, तो सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और वो पॉइंट जो हमारे पास x1 y1 है लाइन के ऊपर भी है, तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy प्लस c, और ये बन गई lx1 प्लस my1 प्लस n टू बी 0। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, जो फॉर्मूला लिखा था s प्लस लैम्डा L, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था। तो पुट x टू बी x1, x की जगह x1 रखेंगे तो ये x1 स्क्वायर बन जाएगा, y1 स्क्वायर बन जाएगा, 2gx1 बन जाएगा, 2fy1 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा। तो एक रिजल्ट आ रहा है कि अगर x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा s इक्वल टू 0 को, और x1 y1 सेटिस्फाई करेगा L इक्वल टू 0 को, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको जरूर करेगा, क्योंकि अब ये चीज तो हमारे पास 0 बन गई है, 0 प्लस लैम्डा 0 आ गया। तो x1 y1 when satisfy the given circle and the given line, it will surely satisfy s plus lambda L। तो x1 y1 जो पॉइंट होगा, अगर लाइन को और गिवन सर्किल को सेटिस्फाई करेगा तो s प्लस लैम्डा L को जरूर करेगा। दिस इज द रिजल्ट आई हैव गॉट। अब यही चीज हम जो है पॉइंट बी के लिए भी कर देंगे। तो जस्ट वेट अ मिनट, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दिया था 0 प्लस लैम्डा 0 बन चुका है बेसिकली। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अब इसी तरह से आई एम गोइंग टू टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी टू बी x2 y2। अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लेंगे तो यहाँ पे x2 y2 आ जाएगा। अब इसको मैं लिख के नहीं बताऊंगा, x2 y2 इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दैट इज ऑन द गिवन सर्किल। x2 y2 लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो lx2 प्लस m y यहाँ पे लिखा हुआ है, इरेज हो गया है। ओके, तो lx2 प्लस m y2 प्लस n भी 0 आ जाएगा। जब x2 y2 s इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 l इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो s प्लस लैम्डा l को जरूर करेगा। तो ये भी 0 प्लस लैम्डा 0 बन जाएगा। तो व्हाट आई रिजल्ट आई एम गेटिंग, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ रहा है, चाहे वो x1 y1 हो और चाहे वो x2 y2 हो, चाहे पॉइंट a हो और चाहे पॉइंट b हो, अगर वो s इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, l इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो s प्लस लैम्डा l को जरूर सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स आई हैव गॉट ए रिजल्ट दैट s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, दैट इज ए इक्वेशन ऑफ ए कर्व। दैट इज इक्वेशन ऑफ ए कर्व। ये सर्किल अभी हम नहीं कह सकते हैं,
that is equation of a curve passing through the x1 y1 and x2 y2, basically point A and B, or the point of intersection of the line and the circle. Equation of the curve passing through A and B, which are point of intersection passing through capital A and capital B, which are the point of intersection of circle and line. अभी मैंने कहा था ये कर्व है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमारे पास ये मैंने सर्किल ढेर सारे बना रखे हैं, बट वी कैन हैव ए कर्व आल्सो, ये पैराबोला भी हो सकता है, वी कैन हैव एन इलिप्स आल्सो, इलिप्स भी हो सकता है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास करेगा, ठीक है, वो भी हमारे पास एस प्लस लैम्डा एल को सेटिस्फाई करेगा, बट आई एम सेइंग इट इज ए सर्किल. एक बात पक्की है कि ये पैराबोला या इलिप्स नहीं आएगा, ये आएगा तो सर्किल ही आएगा, सर्किल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि दिस इक्वेशन एस प्लस लैम्डा एल जो भी है वो एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है, तो इट में भी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी ए सर्किल. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो यहां पे भी देखिए 1 ही आ रहा है, वाई स्क्वायर भी 1 आ रहा है. सिंस ए इक्वल टू बी, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का बराबर आता है, जिसको हम लोग ए और बी बोलते हैं, ए और बी बराबर आ रहे हैं. तीसरी चीज, वी आर नॉट हैविंग एनी टर्म्स ऑफ एक्स वाई या एच जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू 0 है, तो ए और बी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं, कोएफिशिएंट एक्स वाई का 0 आ रहा है. सो आई कैन से दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इट कैन नॉट बी ए पैराबोला और इलिप्स. तो वी आर श्योर दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल. और S plus lambda L represent the equation of the family of the circles. ये family of the circle की इक्वेशन आ गई. सर्किल चाहे जो सा हो, ठीक है ना, इक्वेशन S plus lambda L ही रहेगी. आई होप इट इज क्लियर, है ना, ये चीज क्लियर है. अब इसके ऊपर एग्जाम्पल वगैरह देने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आई एम नॉट गिविंग यू एनी एग्जाम्पल. और इफ यू से ओके, एनीवे आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, बता देता हूं. Just a minute. I may be wrong, है ना, क्वेश्चन फ्रेम करना होता है उसमें वैल्यू भी सही रखनी पड़ती है, वैल्यू अगर गलत रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल एज ए प्रॉब्लम. लेट I am giving a circle, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्किल S इक्वल टू 0, वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस आई एम राइटिंग 8y, लेकिन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव चाहिए होगा, सर्किल ग्रत होगा, रेडियस हैज टू बी पॉजिटिव, सो आई एम जस्ट राइटिंग -15, ये पॉजिटिव आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कराएंगे. तो एनीवे equation of circle I am taking this. Let line L, I am just writing 2x minus 3y. अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे C लिखे तो लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सर्किल को इंटरसेक्ट ही ना करे, है ना, गलत इक्वेशन नहीं दी जा सकती, गलत कोई चीज नहीं किया जा सकता है. बट एनीवे आई एम टेकिंग 2x minus 3y plus 1 करके लिख दे रहा हूं, या -1 करके लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 0. आई एम एज्यूमिंग दैट इक्वेशन द लाइन इज इंटरसेक्टिंग, इसको करेक्ट नहीं करा रहा हूं, जो भी नहीं है. लेट एस इक्वल टू इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर गए. आई एम आस्किंग फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through a point, I am saying that is 2,3 करके लिख दे रहा हूं. एक मिनट, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि लाइन और सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मैंने बताया था ना. तो पहली बात तो ये कि मैं क्वेश्चन भी चेक करा दे रहा हूं कि सही है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि लाइन जो है सर्किल के बाहर और इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो तो क्वेश्चन ही गलत हो, तो करने का कोई फायदा नहीं. आंसर जरूर आएगा, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. चलिए मैं पहले तो ये भी चेक करा दे रहा हूं कि लाइन और सर्किल आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. जस्ट ए मिनट. I will calculate the length of perpendicular from the center of the circle on the line, and I will calculate the radius. तो सर्किल का सेंटर जो निकल के आ रहा है, पहले मैं कर दे रहा हूं.
सर्किल का सेंटर -d माइनस है, वो तो हालांकि कैलकुलेशन आ रहा है थोड़ा सा, तो आई एम गोइंग टू चेंज इस टू बी 3, आई एम गोइंग टू चेंज, आई विल मेक इट 6। ठीक है, 2gx 2fy होता है, कैलकुलेशन भी तो नहीं इन्वॉल्व करना है, आई एम जस्ट चेंजिंग, इसको 6 कर दे रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सेंटर कोऑर्डिनेट्स वी हैव द फॉर्मूला -d माइनस है, अगर -d माइनस f लगाएंगे तो आई एम गोइंग टू कोऑर्डिनेट इज टू बी -3 एंड कॉमा -4। आई एम कैलकुलेटिंग द रेडियस, रेडियस r की वैल्यू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आएगी, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द रेडियस आई एम गेटिंग टू बी √40। इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, या 2√10 जो भी लिख लीजिए, बाद में देखा जाएगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर on the circle, on circle we have a formula, ठीक है, ax1 plus by1 plus c divided by √a square plus b that I am applying हूं। ax1 निकालेंगे तो a की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे 2 है, x1 के लिए -3 है तो -6 आ गया, प्लस by1 निकालेंगे, b की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 4 है, -3 -4 से +12 आ गया, ax1 प्लस by1 आ गया, प्लस c की वैल्यू हमारे पास माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ओके, इफ आई सॉलिड इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो खैर वो पॉजिटिव ही आ रहा है, 12 - 7 5 बन जाएगा। आई एम गोइंग टू गेट इट 5 डिवाइडेड बाई 9 और 4 13 √13, इसकी वैल्यू 5 बाई √13 आ गई। अब हम देख लेते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास बड़ा आ रहा है या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बड़ी आ रही है। तो रेडियस की वैल्यू √40 आ गई है, यानी कि 2√10 जो 3.16 होता है, तो 2 × 3.16 तो 6 के आसपास आएगा, और इट इज ग्रेटर देन 6। जो भी निकल रहा है वो 6 से बड़ा आएगा। 6 का स्क्वायर क्या है 36, 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो आने दीजिए। 5 बाई √13 कराएंगे, √13 की वैल्यू जो भी आएगी, मान लिया हमने 16 इसकी जगह रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √16 दैट इज 4, 5 बाई 4 1.25 आ जाएगा अगर 16 रखेंगे। लेकिन ये 13 है तो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 5 बाई 4 1.25 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, बट एनीवे ये जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आई हैव गॉट ए रिजल्ट कि जो सर्किल का रेडियस आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, सर्किल का रेडियस बड़ा है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग है, बड़ी है, एंड द लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और द लाइन जो निकल के आ रही है वो छोटी है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, तो लाइन इज समवेयर हियर, और वहां से सर्किल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 के आसपास है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज राइट, क्वेश्चन भी मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल, आई एम आस्किंग ये भी यही करा दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से वी कैन हैव नंबर ऑफ सर्किल्स, पॉइंट ए पॉइंट बी से एक नहीं हजारों सर्किल आ जाएंगे, फैमिली तैयार हो जाएगी। So I am asking equation of the circle which is passing to the point 1,2, ये यहाँ कहीं है, तो we need to find the equation of this circle. Now I'm starting the question. Equation of any circle. Equation of any circle, कोई भी सर्किल हो, passing through the intersection, शॉर्ट में लिख रहा हूं, passing through the intersection, मेरा मतलब intersection of a line and a circle, passing through point of intersection, point of intersection, we have a formula s plus lambda l is equal to 0। अब सीधे सीधे एक काम करना है, s की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है, दैट्स ऑल है। s हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y -15, क्वेश्चन देना पड़ता है तो काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, तो ऐसी वैल्यू दें जो कैलकुलेशन ना हो, फिर ऐसा भी वैल्यू ना दे दे कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए, है ना, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। हमने देख लिया था कि रेडियस पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ, यहाँ पे +15 की जगह अगर मैंने -15 की जगह +100 लिख दिया तो 0 रेडियस का सर्किल बन जाता, और यहाँ पे अगर 200 लिख दिया प्लस में तो नेगेटिव आ जाता है रेडियस अंडर रूट में, वो नहीं हो पाता, इमेजिनरी हो जाता सर्किल। बट एनीवे कम टू द पॉइंट,
एस प्लस लैम्डा एल। लैम्डा लाइन की इक्वेशन मेरे पास दे रखी थी 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब मुझे करना क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। द मोमेंट आई गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा देन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल दैट आई एम आस्क्ड। दिस सर्किल इज पासिंग टू द पॉइंट 1, 2। ये पार्टिकुलर सर्किल जो भी है दैट इज पासिंग टू द पॉइंट 1, 2। तो इसको हम 1, 2 से सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। आई एम गोइंग टू गेट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6 16 और माइनस 15। ये पहली टर्म आ गई। ठीक, उसके बाद यहां पे हमारे पास लैम्डा टाइम्स आ गया। एक चीज और पूछूंगा आपसे, एक चीज और पूछूंगा। यहां पर लिख रहा था तो एक चीज का और आइडिया लग गया था, वही बता दूंगा। ठीक है, ये सब मैंने थ्योरी में बता रखा है। एक चीज और आएगी, बता दूंगा लास्ट में। लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y। x की जगह 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, माइनस 6 बनेगा, माइनस में 1 दैट इज 0। ठीक है, नाउ आई नीड टू सॉल्व इट। हाउ मच वी आर गेटिंग? 6 4 10 11 27 बेसिकली 12। हाँ, लेट मी चेक इट अगेन। यस, आई एम गेटिंग 12 and here I am getting 6 to 8 9, 2 minus 6 minus 4 minus 5, lambda is equal to 0. So value of the lambda I have got is 12 by 5. Lambda की value 12 by 5 आ गई है। I got the value of lambda. I will put the value of lambda here and I will get the equation of circle. अब सर्कल की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। lambda की वैल्यू मैंने निकाल ली है, फिर बताऊंगा कैसे शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई, नो नीड टू वरी। अगर 2 3 4 आता बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर 5 भी आ गई, 12 by 5 आ गई, देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। हाउ? दैट आई एम टेलिंग यू। आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 15, ये लिख दिया। और लैम्डा की जगह 12 by 5 आ गया, जस्ट राइट 12 by 5। And here I have 2x minus 3y minus 1. 2x minus 3y minus 1 is equal to 0. ठीक, now I'm going to solve it. थोड़ा सा मेंटल वर्क करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जब 12 by 5 है, जब एलसीएम लेंगे तो 5 इधर आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट द एक्स स्क्वायर टर्म। हाँ, सीधे सीधे लिख रहा हूं। 5 यहां पे आ जाएगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, या 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 5y स्क्वायर भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म तो सेम आ जाएंगे, एक्स वाई की नहीं आएगी। आफ्टर दैट 5 इंटू 6 दैट विल गिव मी 30x और यहाँ से 24 आ जाएगा। तो 30 प्लस 24 विल गिव मी 54x। तो x का कोफिशिएंट 54 आएगा। आई एम राइटिंग डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ से 5 इंटू 8 से 40 बनेगा, माइनस में 36 बनेगा, प्लस में 4y आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां से माइनस में 75 बनेगा, माइनस में 12 बनेगा। माइनस 75 माइनस 12 कराएंगे तो 75 और 12 यानी कि 87 आ जाएगा। और माइनस में आ रहा है, माइनस में 87 इज 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग टू द पॉइंट 1, जो भी दिया है मैंने 1, 2 उससे पास कर जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अभी फिर से चेक कर लीजिए। x की जगह 1, y की जगह 2 रख लीजिए। x की जगह 1 रखेंगे, y तो यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 5 20 25 बनेगा। 25 प्लस 54, 25 प्लस 54 बन जाएगा। 4y लिखेंगे तो प्लस में 8 बन जाएगा। और माइनस में 87 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको सॉल्व करेंगे। 87, ओके, दिस वैल्यू इज 87 माइनस 87, आई एम गेटिंग 0। द आंसर इज करेक्ट। अपने आप मालूम पड़ गया। एक चीज है, जब मैं फिगर बना रहा था मुझे एक चीज दिखाई पड़ गई थी। मैंने पॉइंट 1, 2 को बाहर ड्रॉ कर दिया था। पॉइंट 1, 2 में भी इनसाइड ऑल्सो, ये सर्किल के अंदर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 1, 2 को सर्किल के बाहर शो करा, दैट इज करेक्ट फिगर। ये अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, अंदर नहीं आ रही। वजह क्या है? 1, 2 जब सर्किल के अंदर यहां पर रख रहे हैं तो एस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव। एस इज ग्रेटर देन 0।
जब भी s ग्रेटर देन 0 होता है, आई हैव टोल्ड यू, हाँ, s ग्रेटर देन 0 आता है या x1 y1 ग्रेटर देन 0 आता है, द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। तो फिगर में मैंने आउटसाइड द सर्किल बनाया, दैट इज करेक्ट, वो क्रॉस चेक हो गया है। तो ये थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट था जो क्लियर करना था, उसलिए बता दिया। हालांकि आप बाहर बना दीजिए, अंदर बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट और पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज कर रहे हो तो चारों तरफ ध्यान देना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बता दिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अभी तक तो मैंने ये पढ़ा कि एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, करेंगी तो कंडीशन क्या होगी, और दूसरी बात, अगर वो करेंगी तो हमारे पास फैमिली हो तो सर्किल तैयार हो जाएगा। जब फैमिली हो तो सर्किल तैयार हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन क्या होगी, इसके बारे में बात करी थी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। मेरे पास एक फिगर ये है कि दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर गए। फिगर बनाइए, फिगर में सब अपने आप ही दिखाई पड़ जाता है। दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली भी टच कर सकते हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वन सर्किल इज कंप्लीटली इनसाइड द अनदर, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो मेरे पास इतनी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब पहली बात, कंडीशन दैट द सर्किल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। आपको सर्किल की इक्वेशन तो दी जाएगी ना, सेंटर और रेडियस सब तो दिया जाएगा, सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी। वी नीड टू डिसाइड वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो दोनों के सर्किल का सेंटर निकाल लीजिए, दोनों के रेडियस निकाल लीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालिए, C1 C2। अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ जाता है, फिगर में भी दिखता है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। दिस इज द कंडीशन व्हेन द सर्किल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अच्छा, अगर C1 C2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपके पास R1 प्लस R2 आ जाए, देन यू कैन से दे आर टचिंग एक्सटर्नली। तो ये टच कर रहे हैं, टच भी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से हो सकते हैं। तो टचिंग एक्सटर्नली, ये एक रिजल्ट आ गया, वो फिगर से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, तो C1 C2 जो होगा R1 माइनस R2 आ जाएगा। आई कैन से दे आर टचिंग इंटरनली, तो इंटरनली टच कर गए। उसके बाद दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो C1 C2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आएगी वो R1 प्लस R2 से छोटी आ जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग। ये भी मैंने सब लिखा दिया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्किल दूसरे के अंदर आ जाए, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो निकलेगी R1 माइनस R2 से बड़ी आ जाएगी। R1 को मैं बड़ा ले रहा हूँ, R2 को छोटा ले रहा हूँ। इट शुड बी पॉजिटिव। R1 इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, R2 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। तो वैसे भी नहीं समझ में आता है, तो C2 की रेडियस तो R2 आएगी ना, तो यहाँ पे R2 लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो C1 C2 प्लस R2 और प्लस ये डिस्टेंस थोड़ा सा डेल्टा जो होगा वो आएगा R1 के बराबर। तो C1 C2 प्लस R2 प्लस समथिंग इक्वल टू R2। और जब ये चीज नहीं रहेगी तो हमारे पास C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 आ जा रही है। दैट वी कैन से दिस इज द कंडीशन व्हेन द सर्किल इज इनसाइड। आई होप इट इज क्लियर टू। ये फिगर बना दिया, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, हर चीज बहुत इजी है। हर चीज फिगर में है। हमेशा आपको यही करना पड़ेगा, डिसाइड करने के लिए C1 C2 निकालना पड़ेगा, सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लीजिए, रेडियस निकाल लीजिए दोनों की, और देख लीजिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज जो है, कंडीशन दैट द टू सर्किल इंटरसेक्ट। अब कौन सी कंडीशन होगी कि दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना इजी आर्टिकल है कि क्या कहा जाए, इट्स वेरी इजी आर्टिकल, बट जेईई में बहुत पूछते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दे विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। दे देंगे सर्किल के क्वेश्चन, दे देंगे S1 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग, S2 कुछ दे देंगे। दे विल आस्क व्हाट इज द इंटरवल ऑफ लैम्डा, इंटरवल निकलेगा, सो दैट द सर्किल आर इंटरसेक्टिंग। बहुत पूछा जाता है, आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जेईई में, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया। कंडीशन दैट टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक पहली बार तो हमने फिगर बनाई थी पहले बाहर, तो अगर आप फिगर बना लेंगे तो वहां भी समझ में आ जाता है। सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या C1 C2 दूर दूर होंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो C1 C2 R1 प्लस R2 आ जाता है।
तो C1 C2 की डिस्टेंस कम करते चले जाइए। कम करते करते जब यहां पे आ जाएंगे R1 प्लस R2 के बराबर, तो वो एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करने पड़ जाएंगे, और थोड़ा सा C2 को और आगे खिसका दीजिए, तो अब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो C1 C2 की वैल्यू जो है R1 प्लस R2 से कम होनी चाहिए, वो तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो आई एम राइटिंग ए कंडीशन दैट C1 C2 हैज टू बी लेस देन R1 प्लस R2। ये चीज आ गई, अपने आप क्लियर है। दूसरी चीज C1 C2 को आप सरका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो लिखा है C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, से कम आएगा। लेकिन C2 को आप शिफ्ट करते चले जाइए, ज्यादा अंदर कर देंगे तो मालूम पड़ेगा कि C2 जो है वो सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग। आप ज्यादा क्या कर सकते हो, यहां तक आ सकते हो। इसको शिफ्ट करते करते आप C2 को अंदर तक यहां पे ला सकते हो कि C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 आ जाए, और तब तो ये इंटरनली टच कर जाएगा, लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ी कर दिए तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आई हैव गॉट ए कंडीशन, वो कंडीशन आ गई लौट के कि C1 C2 की वैल्यू जो होगी वो R1 प्लस R2 से कम आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से बड़ी चाहिए, या R1 माइनस R2 की वैल्यू जो है छोटी चाहिए होगी C1 C2 से, है। C1 C2 हैज टू बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखा है C1 C2, लेकिन C2 को थोड़ा बाहर निकालिए तो C1 C2 की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और R1 माइनस R2 से ज्यादा आ जाएगा। वो मैंने वहां पे लिखा दिया। दूसरी बात, इसमें करेक्शन दे रहे हैं। C1 C2 R1 माइनस R2 लिखा है, आई हैव अज्यूम्ड दैट R1 इज लार्जर, R2 इज स्मॉलर। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सर्किल की रेडियस नहीं मालूम होगी, लैम्डा वगैरह लिखा हो या कुछ नोन हो, वही पूछा हो, तो उस केस में जब आपको नहीं मालूम है तो मैग्नीट्यूड लेके कर लीजिएगा। ओके, when you are sure that R1 is larger, write R1 minus R2, otherwise write magnitude। तो वही करेक्शन यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो R1 माइनस R2 जो है छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर हमें R1 लार्जर है तो हमें जब नहीं मालूम तो टेक इट मैग्नीट्यूड। तो यू कैन राइट दिस वे। वो तो हमने ज्योमेट्री से, वहां से लॉजिक से बता दिया। दूसरी चीज एक और भी है, अगर C1 C2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C1 की रेडियस मैंने R1 ले ली और ये C2 की रेडियस R2 ले ली। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आई विल गेट ए ट्रायंगल बन जाएगा। और जब ट्रायंगल बनता है तो ये हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम ही है कि एक साइड जो होती है, जिसको हम C1 C2 कह रहे हैं, दैट हैज टू बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो C1 C2 जो निकलेगा दैट हैज टू बी स्मॉलर देन R1 प्लस R2, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, स्मॉलर देन है, दे आर नॉट टचिंग। जब टचिंग की कंडीशन आएगी तो इक्वल टू लगा देंगे। तो थर्ड साइड C1 C2 हैज टू बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड व्हिच आर R1 एंड R2। ये थ्योरम लिख दी। दूसरी चीज, कोई भी साइड जो होती है वो दो के डिफरेंस से बड़ी होती है, तो C1 C2 जो होता है वो R1 माइनस R2 से बड़ा आएगा, या R1 माइनस R2 जो होगा C1 C2 से छोटा होगा, है। वी हैव वन मोर, आई एम जस्ट राइटिंग, एक जो साइड होती है C1 C2 जो होता है, दोनों के डिफरेंस से बड़ा भी होना चाहिए, R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए, या उल्टा करके लिख देंगे तो R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2। तो यहां पे हमने रिवर्स करके लिख दिया, तो R1 माइनस R2 इज स्मॉलर देन C1 C2। और हमें जब मालूम नहीं कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, टेक मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला आई हैव रिटन हियर। उसको मैंने दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ट्रायंगल ही बनता है तो भी हो जाएगा, और फिगर बना देंगे तो लॉजिक कर लेंगे तो भी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, देयर आर सिंपल थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। ओके, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्किल। दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कितना एंगल आएगा, हाँ, ये बता दे रहा हूं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तो हम सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल छोड़ दीजिए। मेरे पास कोई सा भी कर्व हो, XYZ एक कर्व ये रखा हुआ है, दूसरा मेरे पास एक कर्व ये रखा हुआ है, पैराबोला है, सर्किल है, साइन एक्स है, लॉग एक्स है, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। दे विल इंटरसेक्ट एक पॉइंट। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सो व्हाट आई डू, I will calculate, I will draw the tangent on the first curve। एक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, dy by dx निकाल लेंगे, स्लोप निकल जाएगा टेंजेंट का m1। I will draw a tangent on the another curve at the point of intersection।
डिवाइड बाय dx कर लेंगे, उसका स्लोप m2 आ जाएगा। एंगल बिटवीन द कर्व इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल दैट इज डिफाइंड बाय डेफिनेशन, दैट इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, दैट इज द डेफिनेशन आई हैव टोल्ड यू। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्किल। अब सर्किल की बात कर रहे हैं। वी आर गिवन ए सर्किल, S1 है, उसका रेडियस कुछ होगा, और एक सर्किल मेरे पास S2 होगा, उसका रेडियस कुछ होगा। दो सर्किल हैं, दोनों के रेडियस छोटे बड़े होंगे एंड दे आर इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत नहीं दिया जाएगा। तो वी हैव अनदर सर्किल व्हिच इज इंटरसेक्टिंग। वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो पहली बात तो ये, एक का सर्किल का सेंटर यहां पे आएगा, एक के सर्किल का सेंटर मेरे पास यहां पे आएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात है, फिगर ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी, तो ज्यादा एक्यूरेसी मत जाइएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कोशिश तो करूंगा, एक मिनट। अब दोनों हमारे पास किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, या एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। तो अभी मैंने बताया व्हाट आई डू, आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट। थोड़ा सा फिगर गलत बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, सर्किल एक्यूरेट बनेगा तभी दिखाई पड़ेगा, बट एनीवे फॉरगेट दिस। बिली वाले सर्किल में एक टेंजेंट खींच दी, आई एम ड्रॉइंग ए टेंजेंट हियर। अच्छा ठीक है, येलो वाले सर्किल के ऊपर टेंजेंट खींच रहे हैं, तो टेंजेंट हमें बाहर से निकालनी चाहिए, मैं अंदर से नहीं निकाल रहा हूं, टेक्निकली वो गलत है, बता दूंगा बाद में ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। खैर वो नहीं निकल पा रही तो अंदर से ही निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द सर्किल्स, ये आएगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसको मुझे निकालना है। लेकिन एक चीज है, दो लाइंस के बीच में एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सपोज वी आर हैविंग ए लाइन हियर, ये दो लाइन खींच दी, एक लाइन को मैंने L1 बोल दिया, एक लाइन को L2 बोल दिया, इनके बीच का एंगल निकालेंगे थीटा। तो वी हैव ए थ्योरम दैट क्लास 8, 9, 10 में हम लोगों ने पढ़ा होता है, वो बता रहा हूं। एंगल बिटवीन देयर लाइन इज एंगल बिटवीन द देयर परपेंडिकुलर। L1 के परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ये खींच दी, L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन ये खींच दी, तो एंगल बिटवीन देम इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं। तब सीधी सी बात है कि ये दोनों मैंने टेंजेंट खींच दी, तो इस वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींचूंगा, यानी कि नॉर्मल खींचूंगा, वो सेंटर से पास करेगा। अब दूसरी वाली लाइन के परपेंडिकुलर मैं खींच दूंगा, ठीक है। तो दूसरी वाली लाइन टेंजेंट है येलो वाले सर्किल के, उसे परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो वो नॉर्मल से पास कर जाएगा, यानी कि सेंटर से पास कर जाएगा। तो फिगर में जो एंगल थीटा देख रहा है, दैट विल बी द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो अब एक काम करने जा रहे हैं, दोनों के नॉर्मल खींच दे रहे हैं। अब दोनों के नॉर्मल खींचेंगे, तो सर्किल 1 का नॉर्मल खींचेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द नॉर्मल, ठीक। येलो वाले सर्किल को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, दैट इज द नॉर्मल, वो भी नॉर्मल बन जाएगा। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। तो एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल, ये फिगर के अंदर थीटा आ गया, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सीधी सी बात है, पहले वाले सर्किल का रेडियस R1 ले लिया, दूसरे वाले सर्किल का रेडियस R2 ले लिया, इसका सेंटर C1 ले लिया, इसका सेंटर C2 ले लिया, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड R1 है, एक साइड R2 है और एक साइड C1 C2 है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा की वैल्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2, जिसको अगर हम D लिख दे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2 2 टाइम्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री दैट आई हैव रिटन। cos थीटा इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस अपोजिट वाली साइड D स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R1 R2। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, where D is the distance between center to center distance that I call is C1 C2। the D जो है वो C1 C2 के बराबर है। ये आ गया, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू गेट द एंगल बिटवीन सर्किल, ठीक है।
लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा कि एंगल नहीं पूछा जाएगा। देयर विल बी एंगल विल बी 90 डिग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मींस परपेंडिकुलरली, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर है, ऐसा होगा क्वेश्चन ज्यादातर। तो इफ द सर्किल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली और परपेंडिकुलरली, दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री। अब थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा तो आप यहां रख देंगे, cos 90 जीरो बन जाएगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इसको डी स्क्वायर। अदरवाइज फिगर में जब ये थीटा की 90 डिग्री आएगी, पाइथागोरस यूज कर लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर और c1 c2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बस इतना ही नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना ही नहीं पूछा जाएगा कि वेदर द सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली और नॉट, पूछा कुछ और जाएगा। तो सर्किल की क्वेश्चन एक की हमारे पास S1 दे दी, एक S2 दे दी। एक सर्किल मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 है। S1 को हमने ऐसे ले लिया, दोनों के सेंटर अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। तो वी हैव ए कंडीशन, मेरे पास एक कंडीशन होती है दैट द सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, दैट इज 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2। आप r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को डी स्क्वायर कराएंगे तो यही चीज आ जाएगी है। उसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, ऐसे बता देता हूं, बट इट्स इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट बोथ सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इसको हम यूज करते हैं, बोथ सर्किल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये फॉर्मूला फिर से मैं लिख दे रहा हूं, लिखा तो है ये, दोबारा लिख दे रहा हूं। दैट इज 2g1 g2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है होता है। और दूसरी बात है कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अगर इस पे बेस क्वेश्चन आ जाएगा तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला जगह जगह यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम है तो प्रॉब्लम कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं मालूम है नहीं कर पाएंगे। वी वोंट हैव एनी अदर मेथड, बाकी दूसरे तरीके दूसरे रास्ते नहीं निकल पाएंगे। तो इट्स बेटर टू गेट दिस रिमेंबर, 2g1 g2 plus 2f1 f2 that has to be equal to c1 plus c2, this is the condition। ठीक है, that the two circles are intersecting orthogonally। इससे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, हम इसको डेराइव नहीं करा रहे हैं, आप कर लेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। r1 स्क्वायर की जगह लिख दीजिएगा ना, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। यहाँ पे g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर 2g1 g2 आएगा, प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 आएगा। तो इधर से g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर सारे टर्म कट जाएंगे, यही बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी मैंने एक चीज बताई कि किस कंडीशन में सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, किस कंडीशन में नहीं करेंगे, किस कंडीशन में टच करेंगे, किस कंडीशन में नहीं करेंगे, सारी चीजें बता दी। उसके बाद अगर वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते तो क्या कंडीशन होगी वो भी बता दिया। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे लाइन का बताया था, लाइन इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्किल, उसी तरह से यहाँ पे भी है। वी आर गिवन टू सर्किल, एक ये व्हाइट वाला सर्किल है, यहाँ पे S1 इक्वल टू 0, एक ये दूसरा सर्किल है S2 इक्वल टू 0। दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब दोनों सर्किल ऐसे दिए जाएंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों सर्किल इंटरसेक्ट ना कर रहा हो या एक सर्किल दूसरे के अंदर आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं दिया जाएगा। ठीक, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट A एंड B, तो पॉइंट A और B से हमारे पास एक नहीं हजारों सर्किल आ जाएंगे। तो जब 3 पॉइंट होते हैं सर्किल फिक्स होता है, 2 पॉइंट से तो एक नहीं हजारों सर्किल आ जाएंगे। एक ही येलो वाला आ जाएगा, दूसरा ये रेड आ गया, तीसरा ये येलो आ गया, वी कैन हैव नंबर ऑफ सर्किल। बट पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी, इनफाइनाइट सर्किल आएंगे। बट वी हैव ए फॉर्मूला दैट इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल, ये फैमिली तैयार हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल। उस फैमिली में चाहे ये वाला सर्किल हो, चाहे ये वाला सर्किल हो, चाहे ये रेड वाला सर्किल हो, जिसको मैंने डायमीटर बना दिया AB को, जो भी बना लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल तैयार हो जाएगी। फैमिली ऑफ सर्किल, वी हैव ए फॉर्मूला S1 प्लस लैम्डा S2 टू बी 0। ये फॉर्मूला वही बनेगा जैसे पहले बताया था, S प्लस लैम्डा है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही सर्किल होता है S, और एक लाइन होती है L, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। जब दो सर्किल होंगे तो एक S1 आ गया प्लस लैम्डा टाइम दूसरा वाला सर्किल S2 टू बी 0।
अब इसका भी डेरिवेशन लॉजिकल होगा, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं, मैंने अभी बता ही रखा है, वर्बली फिर से बता दे रहा हूं कि अगर पॉइंट ए को आप मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x1 y1, तो x1 y1 जो है सर्किल S1 पे भी है, S2 को भी है, तो S1 को भी सेटिस्फाई करेगा, S2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो S1 के लिए 0 आ जाएगी, x1 y1 रखेंगे, यहाँ पे x1 y1 S2 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 बन जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर पॉइंट बी होगा, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे, जब x2 y2 S1 को सेटिस्फाई करेगा, S2 करेगा, तो S1 + लैम्डा S2 को जरूर करेगा। तो कुल मिला के फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा कि अगर पॉइंट ए बी S1 S2 को सेटिस्फाई करते हैं तो इस इक्वेशन को जरूर करते हैं। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। ये कर्व की इक्वेशन, अभी मैं सर्किल नहीं बोल रहा हूं इसको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कर्व विच इज पासिंग टू द पॉइंट ए एंड बी एंड विच आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये कर्व है, बट इट विल बी ए सर्किल, लेकिन ये सर्किल बन जाएगा। क्यों? S1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x² + y² + 2g1x + 2f1 + c1 प्लस लैम्डा टाइम S2 हमारे पास दूसरा सर्किल है x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 to be 0 है। अब इसमें अगर देखेंगे तो कोफिशिएंट x² का जो निकल के आएगा 1 + लैम्डा आ जाएगा, और कोफिशिएंट y² का जो निकल के आएगा वो भी 1 + लैम्डा आ जाएगा। तो कोफिशिएंट x² और कोफिशिएंट y² के बराबर आ जाएंगे, a और b बराबर आ जाएंगे। मोर कोफिशिएंट ऑफ xy नहीं आने वाला, यानी कि h की वैल्यू 0 आ जाएगी। That means whatever the equation S1 + lambda S2 I have written, that is the equation of a circle. That is equation of a circle, not ellipse or parabola. We are sure it can be circle only, nothing else. तो ये एक फॉर्मूला हो गया S1 + lambda S2, अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद करना है। लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कब आएगी ये भी बता देता हूं। प्रॉब्लम तब आ जाएगी जिस टाइम पे लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। मैंने साइड में लिख दिया लैम्डा इज नॉट -1, लैम्डा कैन नॉट बी -1। लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर आप लैम्डा की जगह -1 यहां पे रख दोगे तो होगा क्या, x² की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, y² की टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आफ्टर दैट यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन इनटू x एंड y। तो क्वाड्रेटिक वाली टर्म x² y² तो कैंसिल हो गई, लीनियर टर्म आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट ऑफ लाइन होती है। ठीक है, अभी मैं बार बार कह रहा था दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, इट मे बी ए सर्किल, इट मे बी पैराबोला और इट मे बी ए स्ट्रेट लाइन आल्सो। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। इन केस लैम्डा इज -1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पासिंग टू द पॉइंट ए एंड बी। तो वही चीज मैंने लिख दी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, यहां पे 2 बार लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, so that is equation of the line passing through the intersection of S1 and S2. I'm just writing again. That is equation. ये सर्किल नहीं है, सर्किल के लिए S1 + lambda 2 चाहिए, लाइन भी बन सकती है, 2 पॉइंट काटेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 = 0 एंड S2 = 0, दोनों हमारे पास सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। तो वी हैव ए डायरेक्ट फॉर्मूला, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद होने चाहिए अच्छे से। और इनको यूज करना आना चाहिए। अब यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब चीजें हैं, प्रॉब्लम कराएंगे तब और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से बताया जा सकता है उतना अच्छे से हमने आपको बता दिया है, कोई बात नहीं। एक चीज और होती है, अक्सर ये पूछा जाएगा, जैसे रेड वाला सर्किल है, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन विच AB इज द डायमीटर। ठीक है, तो हम आराम से निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल निकाल देंगे, S1 + lambda S2, वो जनरल आ जाएगा। लेकिन हमें रेड वाले सर्किल की इक्वेशन निकालनी, दैट इज ए डायमीटर। इसको एक्सपेंड कर दिए, सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाल दिए, लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, लैम्डा के टर्म्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स कोऑर्डिनेट जो आएंगे 2g1 / 1 + lambda बन जाएंगे। वो चेंज हो जाएगा, वो सब कर लीजिएगा। जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे लैम्डा के टर्म्स में, वो लाइन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, है ना। और लाइन की क्वेश्चन यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, S1 - S2 करा के इस सर्किल का सेंटर निकालिए, लैम्डा के टर्म्स में आएगा, लाइन की इक्वेशन S1 - S2 0 रखिए और लाके पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर विल डिस्कस ऑल दोस थिंग इन डिटेल, है जब क्वेश्चन कराएंगे तब कराएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द कॉमन काउंट। है
अभी वही चीज है ना, पहले भी दिख रहा था। मैंने कहा था लाइन ए बी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट ए बी। अब यहाँ पे लाइन ए बी को हम लोग कॉमन कॉर्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो वी कैन राइट S1 माइनस S2 टू बी 0 है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉमन कॉर्ड निकलेगी ही नहीं और गलत क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ये भी समझ लीजिएगा। बट नाउ कम टू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। एक सर्किल ये C1 है, सेंटर C1 है, दूसरा सर्किल इसका सेंटर C2, दे आर इंटरसेक्टिंग, देन आई कैन हैव ए कॉमन कॉर्ड। एक कॉमन कॉर्ड आ जाएगी और उसका फॉर्मूला बन गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अभी बताया मैंने, है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी हैव फॉर्मूला S1 माइनस S2 और वो जो लाइन है दैट इज कॉमन कॉर्ड हियर इन दिस फिगर। अच्छा, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर लेंगे एक्सटर्नली, तो दिस लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट एज वेल एज कॉमन कॉर्ड। ये पॉइंट एकदम क्लोज हो जाएगा तो इट कैन बी ए कॉमन कॉर्ड, इट इज द कॉमन टेंजेंट ऑल्सो। तो अगर सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो वी कैन से इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज S1 माइनस S2 टू बी 0। ये कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, कॉर्ड जो होगा वो बदल के टेंजेंट बन गई, बस और कुछ नहीं हुआ। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ही हमारे पास कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। हाउएवर आई कैन हैव मोर टेंजेंट, एक टेंजेंट ऐसे ही बन जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टेंजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कॉमन टेंजेंट की है। और ये वाली जो ट्रांसफर्स या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसको भी बताएंगे कैसे निकाली जाती है। आई विल कम टू दैट आर्टिकल लेटर ऑन, जस्ट वेट। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, बट दिस इज द कॉमन टेंजेंट। मोर स्पेसिफिकली आई एम राइटिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर आ रही है, बाकी दो और निकलेंगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। समटाइम्स दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर सकते हैं, इंटरनली टच करेंगे तो आई विल हैव ए वन पॉइंट, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगी और एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आएगी, बाकी कोई निकलेगी भी नहीं, तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रेडिकल एक्सिस। ये आर्टिकल है, आई एम नॉट वेरी श्योर है whether this is right now in the JEE syllabus or not, I'm not very sure. पहले कभी होता था, लेकिन anyway I am telling you, रेडिकल एक्सिस एक है, एक सर्किल मेरे पास दे रखा है S1 इक्वल टू 0 एंड वी आर गिवन ए सर्किल S2 इक्वल टू 0 की क्वेश्चन दी जाएगी, दोनों के सेंटर मालूम होंगे, रेडियस मालूम होगा, सब कुछ मालूम होगा। बट व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस? पहली चीज तो ये है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस होगा सो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन टू सर्किल्स आर इक्वल, देन लोकस ऑफ द पॉइंट P इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। अब ये पॉइंट P है, यहां से एक टेंजेंट खींची PT और PT डैश बराबर आ जाएगा, पॉइंट P यहां पे भी हो सकता है, तो उस टाइम पे एक टेंजेंट यहां खींच देंगे, एक टेंजेंट यहां खींच देंगे, बराबर आ जाएगी। पॉइंट P मे बी समवेयर हियर, आई कैन ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, आई कैन ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, ये टेंजेंट बराबर आएंगी। तो पॉइंट P कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, इट इज वेरिंग, ये मूव करेगा। तो वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट P। उस पॉइंट P का लोकस निकालना है। वी हैव ए फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि PT की वैल्यू जो है PT डैश के बराबर आ रही है, एंड वी हैव ए फॉर्मूला PT दैट इज अंडर रूट S1 और PT डैश अंडर रूट S2 आ जाएगी। यहाँ पे T डैश है, बड़ा वाला पॉइंट है T डैश, और बेसिकली स्क्वायर कर देंगे तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस। ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। बेसिकली वही इक्वेशन आ गई जो कॉमन कॉर्ड की आई है। तो रेडिकल एक्सिस जो होता है, जब साइन हमारे पास ये सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, देन इट इज ए कॉमन कॉर्ड। इन दिस केस रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड। अभी तो ये कॉमन कॉर्ड है, लेकिन हमेशा नहीं होगी, ठीक है। इन केस द सर्किल आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अगर सर्किल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए सर्किल हियर S1 इसका सेंटर हमारे पास S1 इक्वल टू 0 है, जो भी है इसके सेंटर C1 ले लिए, एंड वी हैव अनदर सर्किल व्हिच इज नॉट इंटरसेक्टिंग, C2 इक्वल टू S2 इक्वल टू 0 करके लिख दिए शॉर्ट में, और इसका सेंटर C2 ले लिया। देन ऑल्सो वी कैन हैव ए रेडिकल एक्सिस दैट आई एम ड्रॉइंग यू। C1 C2 को ज्वाइन कर दीजिए,
इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, C1 C2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन मिड पॉइंट मत मानिएगा, C1 C2 का मिड पॉइंट नहीं लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट ड्रॉ ए लाइन है, इस टाइम पे ये डिस्टेंस पॉइंट P यहां आएगा, T यहां आ जाएगा, T डैश यहां बन जाएगा, टेढ़ा करके बना दे रहा हूं, T डैश यहां आ जाएगा, PT और PT डैश बराबर आ जाएंगे, ओके। देन दिस लाइन जो PM लिखा था दैट इज ए रेडिकल एक्सिस, लेकिन इसकी इक्वेशन वही रहेगी, S1 माइनस S2 टू बी 0, ठीक, वो वही रहेगी। दूसरी चीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है रेडिकल एक्सिस की, वो बता दे रहा हूं। रेडिकल एक्सिस जो होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी कि ये 90 डिग्री पे जरूर आएगा, यहां पे भी आएगा, जब आप ज्वाइन कर दोगे तो यहां पे 90 डिग्री जरूर बनेगा, ठीक है। वो तो कोऑर्डिनेट से प्रूव भी कर सकते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस G1 माइनस F1 माइनस G2 माइनस F2 लिख दीजिए, और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख दिया, इसका स्लोप निकाल लीजिए, M1 M2 माइनस 1 आ जाएगा, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। दूसरी बात एक और है, रेडिकल एक्सिस जो होता है ना, ये जो भी होगा, ये C1 C2 के मिडिल पॉइंट पे नहीं आएगा, मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा, C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा जब दोनों रेडियस हमारे पास, दोनों सर्किल बराबर के होंगे, तब तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट जो भी निकलेगा जिसको हम Q बोल देना, वो मिड पॉइंट तब बन जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हमेशा रेडिकल एक्सिस जो होगा छोटे वाले सर्किल की तरफ शिफ्ट होगा, हमेशा, हमेशा रहेगा। बट एनीवे, नो नीड टू गो इनटू सो मच डिटेल, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक। हालांकि और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको बताई भी जा सकती हैं, नहीं बताई जा सकती हैं। एक चीज बता देता हूं, चलिए, अच्छा बता दे रहा हूं, जस्ट ए मिनट, रेडिकल एक्सिस के लिए बता दे रहा हूं। मेरे पास एक सर्किल है, दैट इज गिवन टू एस S1 इक्वल टू 0, वी आर गिवन अनदर सर्किल S2 इक्वल टू 0, छोटे बड़े बनाइएगा, फिगर अच्छी नहीं बन रही तो जस्ट इग्नोर दिस, चलिए ठीक करा, बना दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, बहुत ज्यादा खराब ना बनाए तो ज्यादा अच्छा। वी आर हैविंग अनदर सर्किट C2, S2 इक्वल टू 0, इसका सेंटर C1 आ जाएगा, इसका सेंटर C2 आ जाएगा, इसका रेडिकल एक्सिस बना रहा हूं। रेडिकल एक्सिस जब भी निकलेगा तो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, वो तो बात छोड़िए, तो पॉइंट P यहां पे आ जाएगा। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस से एक टेंजेंट खींचेंगे, इस साइड पे एक टेंजेंट खींच देंगे, इस साइड पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट P को सेंटर मान ले, किसी सर्किल का सेंटर मान ले, और एक सर्किल ड्रॉ कर दे, एक सर्किल ड्रॉ कर दे, PT और यहाँ पे PT डैश है, दोनों बराबर है, PT को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो आई विल गेट ए सर्किल समथिंग लाइक दिस, ये ऊपर जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ दिस येलो कलर सर्किल विल इंटरसेक्ट बोथ द सर्किल ऑर्थोगोनली, वो सर्किल जो आएगा यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, ये थ्योरम होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो आई एम राइटिंग टू द लैंग्वेज, ठीक है, सर्किल ड्रॉन, सर्किल ड्रॉन टेकिंग PT और PT dash both are the same, equal to the radius, equal to the radius, then this circle, yellow color circle है, then this circle cuts both circle orthogonally, दोनों सर्किल जो S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 दिए गए, दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा, कट्स बोथ सर्किल ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, ये दिस इज द प्रॉपर्टी, ये सब डिराइव भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ऐसा आई टोल्ड यू, बहुत पहले तो कभी ये जेईई के सिलेबस में था, लेकिन अब पूछते नहीं है ना, ठीक है, तो आई कैन नॉट से वेदर दे कैन आस्क अगेन, इस पे बेस कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे या नहीं पूछ लेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट छोटा सा आर्टिकल था, बता दिया है। एक छोटी चीज और बता देता हूं, अगर मेरे पास 2 नहीं 3 सर्किल आ जाएंगे, बस शॉर्ट में बताऊंगा, आई हैव 1 सर्किल, आई हैव अनदर सर्किल,
एंड आई हैव अनदर सर्किल, 3 सर्किल बना दिए, S1 इक्वल टू 0, एक S2 इक्वल टू 0 एंड आई एम टेकिंग S3 इक्वल टू 0। 3 सर्किल बना दिए, एक का सेंटर C1 ले लिया, एक का सेंटर C2 ले लिया, एक का सेंटर C3 ले लिया, नो प्रॉब्लम है। C1 और C2 नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा फिगर को आउट कर दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट सेकंड, इसको चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ी फिगर बनाएंगे तो क्लियर रहेगा, ज्यादा ज्यादा बेटर रहेगा। आई एम टेकिंग सर्किल S2 टू बी हियर, S2 टू बी 0। एक काम कर रहे हैं, C1 C2 को ज्वाइन कर देंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी, कहीं से भी जाए, दैट विल बी द रेडिकल एक्सिस। C1 C3 को ज्वाइन कर देंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आ जाएगी, दैट विल बी द रेडिकल एक्सिस। C2 C3 को ज्वाइन कर देंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, आई विल गेट ए रेडिकल एक्सिस। तो यही काम करने जा रहा हूं। C1 C2 के परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, आई विल गेट ए रेडिकल एक्सिस। इसकी इक्वेशन आ जाएगी S1 माइनस S2 टू बी 0। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद C2 C3 के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, आई विल गेट वन रेडिकल एक्सिस। इट्स इक्वेशन विल बी S2 माइनस S3 टू बी 0। अब उसके बाद जो तीसरी लाइन खींचेंगे उसका रेडिकल एक्सिस निकलेगा, तो उसका जो रेडिकल एक्सिस निकलेगा तो यहां से नहीं जाएगा या यहां से नहीं जाएगा, रेडिकल एक्सिस जो आएंगे वो कॉन्करेंट आ जाएंगे। तो ऑल द रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू ए सिंगल कॉमन पॉइंट है। तो ये फिगर अभी गलत है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। तो तीसरी वाली जो रेडिकल एक्सिस निकलेगी वो ऐसे आ जाएगी, इसी पॉइंट से पास करेगी, एंड इस इक्वेशन विल बी S1 माइनस S3 टू बी 0। सो रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट। तो जितने भी रेडिकल एक्सिस, तीन ही आएंगे, रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट। अरे वो तो वैसे भी दिखाई पड़ जाता है ना, एक की क्वेश्चन S1 माइनस S2, दूसरे की S2 माइनस S3 है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो S1 माइनस S3 आ जाएगा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो L1 प्लस L2 इज L3, दैट मीन्स द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, सीधी सी बात है, वो यहाँ पे दिखाई भी पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ, लास्ट आर्टिकल, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि कॉमन टेंजेंट, हाँ, जब इंटरसेक्ट कर रहे थे सर्किट तो कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड बन गई थी, नो प्रॉब्लम। एंड इफ द सर्किल एट नॉट इंटरसेक्टिंग है, अगर सर्किल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देन आई कैन हैव 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट निकलेंगी। ठीक है, जस्ट वेट, एक टेंजेंट ये बन जाएगी, एक टेंजेंट ये बन जाएगी, 2 आ जाएंगी, और ये ट्रांसवर्स वाली बन जाएंगी। So I can have 4 common tangent. Just a minute. यहां पे टच कर रहा था मुझे। अब ये भी क्वेश्चन जो थोड़ा है, अभी पूछा है रिसेंटली जेई में, इस तरह की चीजें पूछी, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो कॉमन टेंजेंट कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी, 3 निकलेंगी, 4 निकलेंगी, हाँ, सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूं। सेंटर टू सेंटर लाइन को हटा दे रहा हूं, अननेसेसरली इस लाइन को ना बनाए, कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो जाएगा। तो वी कैन हैव 4 टेंजेंट्स व्हेन सर्किल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। आई मे हैव 4 टेंजेंट्स। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सर्किल मेरे पास एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, देन इन दैट केस आई मे हैव 3 टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स। आई मे हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स। और मेरा मतलब कॉमन से है, टेंजेंट्स लिख रहा हूं। और समटाइम्स व्हेन द सर्किल आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इन दैट केस आई कैन हैव 1 टेंजेंट हियर, आई कैन हैव 1 टेंजेंट हियर, इन दैट केस आई कैन हैव ओनली 2 टेंजेंट्स, तब मेरे पास 2 ही आएंगी। समटाइम्स द सर्किल आर टचिंग इंटरनली, देन आई कैन हैव ओनली 1 टेंजेंट, and sometimes one circle is inside the another, in that case no tangent। ठीक, तो कुल मिला के एक रिजल्ट आ गया मेरे पास कि कॉमन टेंजेंट जो भी है वह तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, चारों पॉसिबिलिटीज हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, पांचों पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज हैं।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, दो सर्किल की क्वेश्चन दी जाए, आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी उसका अगर हमें सॉल्व करना है तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। वही करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, R1 निकालना पड़ेगा, R2 निकालना पड़ेगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल दिया, R1 निकाल दिया, R2 निकाल दिया, देन वी विल डिसाइड वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर टचिंग इंटरनली, दे आर टचिंग एक्सटर्नली, वॉट एवर द कंडीशन है ना, जो भी कंडीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सर्किल टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, ठीक। बट वी नीड टू डिसाइड whether the circle are intersecting or not intersecting or touching, whatever it is. चलिए एक चीज और बता दे रहा हूं लास्ट, है ये सब जेई में रहता है, पूछते हैं ना, तो थोड़ी सी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो मैंने यहाँ पे थ्योरी के पार्ट में क्लियर कर दिए। वी आर हैविंग ए सर्किल S1 इक्वल टू 0, इसकी क्वेश्चन दी जाएगी, एंड वी हैव ए सर्किल S2 इक्वल टू 0, इसकी क्वेश्चन दी जाएगी। इसमें सेंटर और रेडियस सब मालूम हो जाएंगे। इसके सेंटर मेरे पास C1 है, इसके सेंटर C2 है, इसकी इक्वेशन S2 इक्वल टू 0 है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये ऊपर वाली टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ऊपर की साइड है, नीचे की साइड भी आएगी, तो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। इसका कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, अभी जेई में रिसेंटली पूछा है, ठीक है। तो इसको ज्योमेट्री से करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि सर्किल के अंदर ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। फिलहाल पहले सर्किल का रेडियस हमारे पास R1 मालूम होगा, दूसरे वाले सर्किल का रेडियस R2 हमें मालूम होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। दिस टेंजेंट आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज आएगी, ये पॉइंट A भी लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट B भी लिख दे रहे हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो बनेगा AC1P और यहां से BC2P, दोनों हमारे पास जो है सिमिलर आ जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप एक काम करिए, C1P डिवाइडेड बाई C2P निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू R1 बाई R2। इसकी वैल्यू R1 बाई R2 हो जाएगी, और P पॉइंट जो होगा वो C1 C2 पे लाई करेगा। तो बेसिकली आई एम गेटिंग ए रिजल्ट दैट द P डिवाइड्स, P जो होगा डिवाइड करेगा, P divides C1 C2 और line joining the center in the ratio R1 is to R2। उल्टा नहीं लिखना है, in the ratio R1 is to R2, फिगर के हिसाब से लिख रहा हूं, in the ratio R1 is to R2 but externally, ये एक्सटर्नली डिवाइड कराएगा, ठीक। अब सेंटर C1 के भी कोऑर्डिनेट मालूम है, C2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, R1 R2 की न्यूमेरिक वैल्यू मालूम है, तो आई कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी ऑफ द सर्किल। किसी भी एक सर्किल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन जो इजी हो, ठीक। अब वो दूसरे की भी टेंजेंट हो जाएगी, बेसिकली कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि एक सर्किल आपको सेंटर ओरिजिन दिया जाएगा, तो 0 0 सेंटर होंगे। ये पॉइंट x1 y1 आएगा, इसका स्लोप m ले लीजिए, तो y माइनस, हमने फॉर्मूला बता रखा है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a/1 प्लस m स्क्वायर। अगर ओरिजिन वाला दे रखा है तो स्लोप m मान लीजिएगा, x1 y1 से पास करा दिएगा तो m में क्वाड्रेटिक बनेगी, m की दो वैल्यूज आएंगी, m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक ऊपर की टेंजेंट आ जाएगी, एक नीचे की टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। ज्यादातर वही रहेगा, अदरवाइज यूज द कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। इक्वेशन लाइन की मान लेंगे y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1, ठीक है। x1 y1 से पास होने लाइन की इक्वेशन लिख दी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक से रेडियस के बराबर कर देंगे, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो दोनों टेंजेंट निकल जाएंगी, ठीक। इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यही चीज हो जाएगी, यही फिगर बन जाएगी। कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, तरीका। अगर सर्किल की हमें दोनों सर्किल दे रखे हैं, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, वी नीड टू फाइंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स वाली निकालनी है। मतलब ये C1 है, ये C2 है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये C1 C2 आ गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट खींच दी और यहां से एक टेंजेंट खींचिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही रहेगा, वो नहीं चेंज होता है। वी शुड नो द ज्योमेट्री, यहां स्ट्रेट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट P,
इसका रेडियस r1 आ जाएगा, इसका रेडियस मेरे पास r2 ले लिया, तो दिस टाइम पॉइंट P विल डिवाइड C1 C2 इन द रेशियो r1:r2 इंटरनली। वो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिएगा। इन दिस केस P divides C1 C2 or line joining the center in the ratio r1:r2, in the ratio r1:r2 but internally है। ऊपर वाले में एक्सटर्नली था, यहाँ पे इंटरनली हो जाएगा। ओके, C1 के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, C2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, R1 R2 मालूम होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देन यू कैन प्रोसीड विद द सेम वे एज आई हैव टोल्ड यू, है ना। उससे प्रोसीड कर लेंगे। आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दीज आर द मेथड दैट वी कैन फॉलो। अब यहीं पे रुक जाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, जो भी चीजें काम की थी, वो सारी मैंने आपको बता दी, थ्योरी में कवर कर दी। एंड वी विल डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। जो भी चीजें आपको बताइए सबके ऊपर प्रॉब्लम करा देंगे, सबके ऊपर एक प्रॉब्लम रहेंगे, आएंगे जरूर। हाँ, जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो जितना पढ़ाया है उसके ऊपर प्रॉब्लम जरूर मिलेंगी, एक्सेप्ट रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस की एडवांस में प्रॉब्लम मिलेंगी, वो पुराने, अभी जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, 2010 के पहले आपको रेडिकल एक्सेस से प्रॉब्लम मिलेंगी, 2010 के बाद में रेडिकल एक्सेस से प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, सो आई विल नॉट डू दीज थिंग्स। है, चलिए लेट्स स्टॉप नाउ एंड वी विल डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट आई हैव टोल्ड यू। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें हमने जो बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, और उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, फिर जेईई विल बी वेरी इजी। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, सर्किल है, पैराबोला है, जो भी है, तो कोनिक सेक्शन में याद तो कुछ नहीं करना होता है, हर चीजों को समझना होता है। लॉजिकल डेरिवेशन कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सब चीजें क्लियर रहती हैं। तो इट्स नेवर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एनीथिंग। कुछ भी तो नहीं याद करना है इसमें, ठीक है ना। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ। होपफुली यू आर एंजॉयड द लेसन। आपको ये लेसन कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी लेसन तैयार कर देंगे। So thanks for the watching. Okay, bye bye, goodbye.